दोस्तों आईटी स्टॉक्स में पिछले कुछ समय से बहुत बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली है। आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिनमें कि 50% की करेक्शन हमें देखने को मिली है। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये एक सिर्फ करेक्शन है, क्या वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो रही है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो डिटेल में बात करेंगे इन दोनों के बारे में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि दो बातें होती हैं और दोनों बातें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं किसी भी सर्टेन स्टॉक की। और ये दो बातें क्या होती हैं? पहली बात तो होती है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है? प्राइस को मूवमेंट, यानी कि प्राइस एक पॉइंट पर पहुंचा, उसके बाद गिरावट हुई, फिर प्राइस एक नए पॉइंट पे पहुंचा, फिर उसके बाद गिरावट हुई, फिर प्राइस एक पॉइंट पे पहुंचा। तो जब प्राइस नए हाईज बना रहा होता है, नए लोज बना रहा होता है, राइट, तब यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाती है हमारे लिए स्टॉक के फंडामेंटल्स। तो हर कंपनी के पीछे एक बिजनेस होता है और अंडरलाइंग बिजनेस की वजह से कंपनी के फंडामेंटल्स हम एनालाइज करते हैं। तो दोनों बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इस चार्ट पर हम वापस आएंगे, डिटेल में आपको समझाएंगे इस चार्ट के बारे में। यहाँ पर दोनों बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो। तो जो हमारा S4R है, राइट, हम डिटेल में यहाँ पे बातें करते हैं कि कैसे हम टेक्निकली स्टॉक्स में ये देखते हैं, ये समझते हैं कि कब प्राइसेस बहुत तेज़ी से मूव करेंगे एंड ये समझते हैं कि किन पॉइंट्स के बाद डिसीजन मेकिंग करनी है कि वहाँ पे एंट्री की जाए। तो चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो, जस्ट इन केस अगर आप S4R पर अभी तक नहीं है तो ज़रूर से ज़रूर आइए, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो ये जो दो कंपनी है, राइट, इनमें से एक कंपनी है जेंसार टेक्नोलॉजीज। अब जेंसार टेक्नोलॉजीज आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, राइट। किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, किन बिजनेसेस के लिए इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, किन इंडस्ट्रीज़ को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो BFSI, साथ ही साथ TMT यानी कि टेलीकम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, HLS यानी कि हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस, इसके साथ ही साथ MCS यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर सर्विसेज, इन सब इंडस्ट्रीज़ को ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही साथ USA, UK एंड यूरोपियन कंट्रीज एंड साथ ही साथ साउथ अफ्रीका, यहाँ पे इनका मेन रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेस है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, सो इनका रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेस की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब 20 बेसिस पॉइंट से रिसेंटली गिरा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो ऑर्डर बुक करीब $149 मिलियन के आसपास है। हालांकि इसमें 62% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ जैसे कि हमने कहा फंडामेंटल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल्स देखें जेंसार टेक के, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23% है, डिविडेंड यील्ड 3.15% के आसपास है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.02 है, पित्रोस्की स्कोर यहाँ पे 7 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 5% के आसपास रहा है एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 13 का है, PG रेशियो यहाँ पे 0.40 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं 4-5 साल पहले हम जेंसार टेक्नोलॉजीज के बारे में जो डिस्कशन किया करते थे तो उसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20-25 के नीचे ही चला करते थे और यहाँ पे 50-60% के आसपास की करेक्शन के बाद वही प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें फिर से देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो 2015 में करीब 2600 करोड़ का सेल्स था, इसका 265 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। 2022 आते आते 4200 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ एंड 422 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हो गया। सो दोनों में डबल ग्रोथ आसपास हमें देखने को मिली। यहाँ पे 2026 की बात करें तो 5600 करोड़ रुपए के आसपास नेट सेल्स एंड 775 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करते समय। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल्स ग्रो हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही है रिगार्डलेस शेयर प्राइस के मूवमेंट, क्योंकि शेयर प्राइस में करेक्शंस कई वजहों से आते हैं। जरूरी नहीं कि शेयर प्राइस में करेक्शन तब आए जबकि सेल्स में गिरावट हो, प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट हो, और सारे सेंटिमेंट हो सकता है एक कारण कि मतलब मान लीजिए कि इन्वेस्टर्स उनको इतना सारा ढेर सारा स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन मिल चुका है कि अब चाहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग करें। तो भले ही सेल्स बढ़ती रहे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहे, शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी का
ट्रैक रिकॉर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो होता ही होता है, साथ ही साथ अदर रेशियो जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया, ये सब देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब देखिए 2023 में 49% के आसपास प्रमोटर्स थे, 17% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 33% के आसपास हमें FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे थे। 2024 में 49% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स, 16% पब्लिक और यहाँ पे करीब करीब 35% के आसपास हमें FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे थे। इसके साथ ही साथ अगर हम लेटेस्ट डाटा पर ध्यान दें तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं 49% के आसपास प्रमोटर्स है, 17-18% के आसपास पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 32-33% के आसपास हमें FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। तो प्राइसेस में गिरावट हो रही है तो FIIs एंड DIIs क्यों नहीं जा रहे हैं, प्रमोटर्स अपने शेयर्स क्यों नहीं सेल करके निकल जा रहे हैं? सिंपल सी लॉजिकल बातें हमें समझनी होती है जब भी हम स्टॉक मार्केट में एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में जो कि है सैकसॉफ्ट। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है BFS लॉजिस्टिक्स, साथ ही साथ डिजिटल इंजीनियरिंग, डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड, इंफ्रा सिक्योरिटी, इन सब पे ये काम कर रही है, सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो BFS से करीब करीब 30% रेवेन्यू जनरेशन है, इमर्जिंग वर्टिकल से करीब 45% है, लॉजिस्टिक्स से करीब करीब यहाँ पे 16% है, कॉमर्स से करीब करीब 9% है। ध्यान देंगे तो दोनों के दोनों कंपनियां IT से बिलोंग करती हैं, IT सर्विसेज प्रोवाइड किया करती थी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद कहीं ना कहीं से इनकी जो मेन फोकस एरिया होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सैकसॉफ्ट के फंडामेंटल्स पर ध्यान दें तो फंडामेंटल्स के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड मात्र 0.62% है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी यहाँ पे 0.06 है, पेट्रोस्की स्कोर 9 के ऊपर होता ही नहीं है। पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है, ग्राहम नंबर क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फिगर आउट करते हैं, ये सब चीज़ें S4R पे हम डिस्कस करते रहते हैं। जस्ट इन केस आप वहाँ पे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जरूर आइए। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 7 सालों का 16% के आसपास रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 16 का है, PG रेशियो 1 से नीचे चल रहा है। तो PG रेशियो 1 से नीचे होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 16 होता है, तो कंपनी अंडर वैल्यूड होती है, ओवर वैल्यूड होती है, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2015 में करीब 230 करोड़ का सेल्स था, मात्र 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। 2022 में ये 230 करोड़ बढ़ के 480 करोड़ का सेल्स हो गया एंड ये 17 करोड़ यहाँ पे बढ़ के 63 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हो गया। इसके बाद 2026 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करीब करीब 1007 करोड़ के आसपास नेट सेल्स है एंड 133 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो कंपनी में रिगार्डलेस प्राइस की गिरावट, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न पर ध्यान दें तो 2023 में यहाँ पे 66-67% के आसपास प्रमोटर्स थे, 24% पब्लिक थी और यहाँ पे मात्र 4% के आसपास हमें FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे थे। 2024 में यहाँ पे थोड़े बहुत ही सही प्रमोटर्स कम हुए, 25% के आसपास हो गए यहाँ पे पब्लिक और 3-3.5% के आसपास रह गए यहाँ पे FIIs। ठीक है, इसके साथ ही साथ लेटेस्ट डाटा पर ध्यान दें तो अगेन यहाँ पे 66% के आसपास प्रमोटर्स हो चुके हैं, 28% यहाँ पे पब्लिक है और मात्र 2-2.5% के आसपास यहाँ पे FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। तो FIIs एंड DIIs नहीं है लेकिन प्रमोटर्स जो हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग इंटैक्ट रख रहे हैं। ऐसी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए डिसीजन मेकिंग करते समय। अब यहाँ पे सवाल आता है कि दोनों स्टॉक इतना क्यों गिर रहे हैं। देखिए दोनों एक ऐसे इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जिस इंडस्ट्री में एक बड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है एंड चाहे इंजीनियरिंग की बात हो, क्लाउड, डाटा ऑटोमेशन, डाटा एनालिटिक्स, इन सब की बात हो, राइट, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे कहीं ना कहीं से शिफ्ट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विसेज की तरफ। सो ऐसे में कई बड़ी IT कंपनियों ने अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज किया है। तो ऐसे में ऐसी कंपनियों को भी कहीं ना कहीं से कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ा है, जिसकी वजह से देखें तो सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हुए भी कहीं ना कहीं से प्राइसेस इनके गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको ये समझना चाहिए कि गिरा हुआ स्टॉक यानी कि सस्ता होने वाला स्टॉक जरूरी नहीं कि सस्ता ही हो गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए। अब यहाँ पे सवाल आता है कि 50% की गिरावट के बाद क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको सिंपल से जेंसार टेक्नोलॉजीज के चार्ट पे ले चलूंगा। अब देखिए 2018 की बात है, 2018 में 321 रुपए का प्राइस था एंड ये गिरकर 74 रुपए आ गया। सो 321 से 74 रुपए कितने परसेंट की गिरावट हुई आप लोग कमेंट करके बताइए। आई एम श्योर 50% से बहुत ज़्यादा है, राइट, इनफैक्ट 60-70% के ऊपर की गिरावट हुई। उसके बाद क्या हुआ, हम सब ने देखा प्राइस 500 रुपए के ऊपर पहुंच गया 2022 में, राइट।
अब 500 रुपये से गिरावट होते फिर से प्राइस यहाँ पे 200 रुपये पे आ गया। अगेन 50% से ज़्यादा की गिरावट। तो हम क्या देख रहे हैं, हम सिंपल सा एक यहाँ पे पैटर्न क्या देख रहे हैं कि कंपनियां ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब वो चल रही होती हैं, हमने देखा है हिस्टोरिकली, राइट, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो, कई बार ऐसा हुआ है कि 50% 60% की हमें गिरावट देखने को मिली। उसके बाद कंपनियों ने एक नए हाई बनाए हैं। अब अगेन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जेंसार टेक हो गई, सैक्सॉफ्ट हो गई या कोई भी आईटी की कंपनी हो गई आगे चलकर एक नया हाई बनाएगी। टेक्निकली प्राइसेस में 40-50% की गिरावट एक नॉर्मल बिहेवियर है, ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो अगेन वही पुराना सवाल फिर से कि क्या 50% के करेक्शन के बाद स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई भी स्टॉक 50% गिर गया है तो वो ऊपर ही जाएगा। हमने हिस्टोरिकली देखे हैं कई सारी कंपनियां, अच्छी कंपनियां इवन 400-500 रुपए पे ट्रेड किया करती थी, 250 पे आई, फिर 150 पे आई, फिर 75 पे आई, 20-25। तो ये किसी को नहीं पता है कि प्राइसेस कहाँ पर जाके रुकेंगे, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिजनेस कैसा है, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रह रही है, ऑर्डर बुक कैसे हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे केसेस में जहां पे करेक्शन हो रहे होते हैं। तो करेक्शन के दौरान अगर बिजनेस इंटैक्ट है और करंट वैल्यूएशंस अंडर वैल्यूड दिख रहा है, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले रीजनेबल दिख रहा है, तो स्टैगर्ड अप्रोच हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो असली कहानी गिरावट में नहीं, असली कहानी फंडामेंटल्स एंड डाटा में छुपी होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आगे की अर्निंग्स ग्रोथ में होती है। तो यहाँ पे आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कंपनियों में गिरावट होती है, करेक्शंस होती है, इन दोनों कंपनी में करेक्शन हुई है। आप कमेंट करके बताइए कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, अपनी राय जरूर बताइए। सो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।